बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को पढ़ने के बाद उसकी जो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज टुडे वी आर टेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर ऑब्स्टेकल। फिगर में आप देख पा रहे हैं एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और ये ए बी एक सर्कुलर ऑब्स्टेकल है, वृत्ताकार द्वारक है और ये स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे सारी चीजों की। ये जो आप देख पा रहे हैं डब्लू डैश एक वेव फ्रंट है। ये एस से आने वाला जो प्रकाश है उस सर्कुलर वेव फ्रंट्स के स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के रूप में आगे बढ़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये वेव फ्रंट का कोई भी किसी समय टी पर डब्लू डैश ये ए बी पर पहुंच रहा है ये, और ये इसका जो स्क्रीन का इस भाग पर ज़्यादा बात करेंगे। स्क्रीन का ये जो भाग है ये देखिए आप, इसकी जो बाउंड्री है ये वाली P1 और ये जो P2 वाली जो बाउंड्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक का P1 P2 वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा क्षेत्र, यानी ये जो पर्दे का ये जो भाग है ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहलाता है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। क्लियर? P जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द एक्सेल पॉइंट। इसको अपन एक्सेल पॉइंट कहते हैं। ये इसका जो डिस्क का एक्सिस है, एक्सिस पर जो पॉइंट है पर्दे का दैट इज एक्सेल पॉइंट। और P3 जो आप देख पा रहे हैं ये आप P3 पे आइए। P3 जो है ये P1 के बाहर है, यानी ये प्रकाशमय क्षेत्र है वाले भाग पर स्थित है कोई बिंदु P1 के बाहर जो स्थान है पर्दे का वो है प्रकाशमय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे P2 के इस तरफ जो भाग होगा वो प्रकाशमय भाग कहलाएगा। तो इस तरीके से आप जो देख पा रहे हैं इस पर्दे को तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला अक्षीय बिंदु P1 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे, यानी P1 जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है ज्यामितीय छाया क्षेत्र की, इसको पढ़ेंगे। यानी P1 को अपन जानेंगे, P1 तक जानेंगे, और P1 के बाद कोई जैसे प्रकाशमय क्षेत्र है P3, यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जो व्यतिकरण हो रहा है ये किस तरीके का प्राप्त हो रहा है और इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले जो बिंदु ले रहे हैं वो ले रहे हैं अक्षीय बिंदु P पर। अगर अक्षीय बिंदु P कैसा होगा इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज्यामितीय जो अपना ऑब्स्टेकल है ये AB, इसका आकार इतना बड़ा है कि ये केवल एक HPZ को रोक पाता है, आने वाले एक HPZ को रोक पाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखेंगे आप, यदि वृत्तीय द्वारक वृत्तीय अवरोध है, ये वृत्तीय अवरोध का आकार इतना है कि वह एक HPZ को रोक लेता है, तो परिणामी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता, परिणामी जो आयाम होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज E1 गायब हो जाएगा क्योंकि E1 को तो रोक लिया इसने। तो शुरुआत कहाँ से होगी? माइनस E2 कौन सा होता है? माइनस वाला होता है। माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 इसी क्रम में आगे। और चूंकि ये बहुत संख्या में है ये, तो इनका अगर आप सम करेंगे, जैसे आपको पता रखा है इसका सम क्या होता है? प्रथम का आधा। चूंकि कभी आयाम माइनस में नहीं होता है तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका अगर तीव्रता इंटेंसिटी निकालेंगे तो E2²/4 हो जाएगी। ये चीज आपको ज्ञात रहे, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। अगर ये, अब दूसरी स्थिति पर आते हैं, माना ये द्वारक का आकार इतना है कि ये आने वाले 2 HPZ को रोक लेता है, तो 2 रुक जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे आप 3 से शुरुआत होगी। थोड़ा सा मैं और ऊपर इसको करता हूँ, आप देख पाएंगे। हाँ, यहाँ देखें कि इस समय जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि इसने 2 को रोक लिया, और शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से। E3 माइनस E4 माइनस E5 एंड सो ऑन। इनका सबका आप सम करेंगे, जैसे कि आपको पहले बता रखा है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसका मान प्रथम का आधा आता है E3/2। E3 का मान चूंकि इस वाले E2 से कम होता है, इसलिए अगर 2 HPZ को रोकता है ये, तो अब इस स्थिति में बिंदु P पहले से कम तीव्र होगा। इसी तरीके से यदि 3 HPZ को रोक पाता है तो बिंदु P और
होगा तो दीप्ति, लेकिन उसकी दीप्त में नेस में क्या आ जाएगी, उसकी जो ब्राइटनेस है उसमें थोड़ी थोड़ी क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। एक चीज आपने ये ज्ञात की, नोटिस किया। क्लियर? अब P1 बिंदु पर P1 पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। P1 पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं कि AB की परिसीमा पर स्थित है। AB जो ये जो द्वारक है, ये जो ऑब्स्टेकल है, ये जो अवरोध है, इसकी परिसीमा पर जैसे P1 बिंदु स्थित है, तो P1 को अपन यूं समझेंगे कि WA से प्रकाश यहाँ पहुंच रहा है और W' से ये प्रकाश यहाँ पहुंच रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो P1 बिंदु से ऐसे मानेंगे कि ये एक सोर्स रखा हुआ है, S1 सोर्स यहाँ रखा हुआ है, और एक ये द्वितीय स्रोत है कोई W', यहाँ से प्रकाशित किरणें पहुंच रही हैं, यानी यहाँ से प्रकाशित किरणें पहुंच रही हैं और यहाँ से प्रकाशित किरणें पहुंच रही हैं। तो AP1 और BP1 प्रकाशित किरणें माना पहुंच रही हैं। तो इनके बीच में जो पथांतर होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा, वो ये तय करेगा कि बिंदु P1 चमकीला होगा अथवा काला होगा। और ये दो सोर्स हैं S1 और S2, एक A पर रखा हुआ मानेंगे, एक को B पर रखा हुआ मानेंगे। तो आप ये जान पाएंगे कि P1 यानी P से लेके P1 तक के बीच में जो आपको चमकीली काली एकांतर क्रम में जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी, वह व्यतिकरण की फ्रिंजें आपको प्राप्त होंगी। ये चीज बहुत नोटिसेबल है, आप सब लोग उसका ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। ये जो P1 तक जो पॉइंट है, अब मैं थोड़ा सा इसको, आपको P1 पॉइंट नहीं देख पा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ये करते हुए वापस से उसी स्क्रीन पर आते हुए, हाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि P1 जो पॉइंट है, यानी P से लेके P1 तक आपको, यानी P1 से लेके और इस तरफ भी आप P2 तक देखोगे तो यू विल गेट द फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफियरेंस। क्लियर? चूंकि आपको पता है व्यतिकरण जो फ्रिंजें होती हैं, इनकी चौड़ाई समान होती है और सभी एक जैसी होती है, हाइट की होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। P1 आपका P क्लियर हो गया, P से P1 क्लियर हो गया, क्षेत्र क्लियर हो गया, P से P2 वाला क्षेत्र क्लियर हो गया। ये दोनों एक जैसे ही हैं, जैसे P से P1 की तरफ होगा वैसे P से P2 की तरफ होगा। क्लियर? अब बात कर रहे हैं P1 से आगे की तरफ, यानी ये जो प्रकाश है, यानी प्रकाश में भाग, जो प्रकाश सीधा सीधा पहुंच रहा है यहाँ पर P से ऊपर कोई बिंदु हो, जैसे माना P से बिंदु, P से जो शुरू होता है ये प्रकाश में क्षेत्र है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश में क्षेत्र, माना कोई बिंदु P3 है। P3 बिंदु पर जो आप देख पा रहे हैं जो प्रकाश पहुंच रहा है, उसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, P3 को स्रोत S से जोड़ेंगे, रेखा को खींचेंगे आप, और ये तरंगाग्र को जहां पर मिलती है, O1 जैसे पॉइंट दिख रहा है, ये इसका पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। सबसे पहले इस बात को समझेंगे आप। अब बिंदु P3 पर जो प्रकाश पहुंच रहा है वो WO1 से पहुंच रहा है। WO1 जो तरंगाग्र का भाग है इससे पहुंच रहा है, WO1 तरंगाग्र के कारण से पहुंच रहा है, प्लस O1A भाग में जो HPZ आ रहे हैं, O1A भाग में जो HPZ आ रहे हैं उनके कारण से आप